जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, हाल फिलहाल में तो आपके पास एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम जो है वो करीब है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो होप आप लोगों की तैयारियां भी बढ़िया हो रही होंगी। तो इसी के लिए मैथ्स और साइंस में जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उसमें से एक चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से उस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्क एनर्जी एंड मशीन। एक्चुअल में वर्क एनर्जी एंड पावर होना चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके। कार्य, ऊर्जा और मशीन। पहली चीज तो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप दोनों ही मीडियम्स की पीपीटीज यहाँ पे बनती हैं। दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स खुद के बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक, जो कि है हमारा वर्क। आज हम कंप्लीटली वर्क पे चर्चा करने वाले हैं, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वर्क मीन्स कार्य, तो हिंदी में हम इसको कार्य बोलते हैं, सभी जानते होंगे। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि वर्क का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में हम फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। तो जैसे कि वर्क होता क्या है, हमने क्या किया, एक बॉक्स था हमारे पास जो कि यहाँ पे रखा हुआ था। इस बॉक्स को जो है हमने पुश किया, यहां से जो है यहाँ पे एक फोर्स लगाया, एक फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और ये वाला जो बॉक्स जो है वो हमने यहां पे रखा ले जा करके। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लिया, एस। तो एस क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो बॉक्स था, ठीक है, ये बॉक्स सपोज एम मास का है, मास तो उसका एम ही रहेगा। ये हमने कुछ फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेस करके यहां तक लेके आ गए, सपोज ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स था, मान लो ये वाला फोर्स, इस तरीके से एक फोर्स काम किया। अब क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो ये है और फोर्स लग रहा है ऊपर, तो यहां पे कुछ एंगल क्रिएट होगा। मान लेते हैं यहां पे थीटा एंगल जो है वो बन गया। अब क्या ये पूरा का पूरा फोर्स जो है वो इस मास को आगे डिस्प्लेस कर रहा है, लीनियर मूवमेंट इसमें ला रहा है? हमें ये सोचने वाली बात है, क्या ये फोर्स पूरा का पूरा यहां पर लीनियर मूवमेंट में काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में इसको करेंगे रिजॉल्व। हम इसको दो कंपोनेंट्स में क्या कर लेंगे, रिजॉल्व। एक तो ये कंपोनेंट बन जाएगा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये वाला। देखो, जहां एंगल होता है वो तो होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, और जहां एंगल नहीं बनता है वो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए इस फोर्स के। ठीक है, ये फोर्स का काम हो गया खत्म, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसको दो फोर्स में तोड़ दिया। आप खुद से बताओ, क्या ये जो एफ साइन थीटा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या ये इस बॉक्स को उठा के यहां ले गया? नहीं ले गया। तो फिर कौन सा कंपोनेंट था फोर्स का जो इसको यहां डिस्प्लेस किया, इस लीनियर मूवमेंट कराया? वो था आपका कॉस थीटा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स ने किया? तो कॉस थीटा वाले फोर्स ने किया है। ये चीज आप यहां से क्लियर रखना। तो ये साइन थीटा वाले फोर्स इसको यहां को उठा के नहीं ले गया। तो यहां से हम वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम हमेशा कहते हैं, पर एक्चुअल में वर्क डन क्या होगा? देखो, यहां पे ये फोर्स लगा था, क्या ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कराया? नहीं कराया। तो क्या वर्क डन इस पूरे फोर्स की वजह से हुआ? नहीं हुआ। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे? एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। हम जनरली बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअल में ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का फोर्स है तो वो पूरा फोर्स काम नहीं आ रहा, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, और साइन थीटा काम नहीं आएगा। अगर इसको बॉक्स को इधर लेके जाना, ऊपर ले जाना है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा काम आएगा। यहाँ पे कॉस थीटा काम नहीं आएगा, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको साइडवेज डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा काम है।
तो सिर्फ यही वाला फोर्स यहाँ पे आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। होप यहाँ से आपका वर्क डन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन भी बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकाला। दूसरी चीज़ की वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वर्क डन की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की ही ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल, जिसको हम जे से क्या करते हैं? डिनोट। अब ये बनी कैसे? देखो मान लो जूल आया तो सब टिक कर देंगे, पर क्या एक दूसरा भी इसका कोई यूनिट बन सकता है? बिल्कुल। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो एक्चुअल में न्यूटन मीटर जो है इसका ऐसा यूनिट है, और इसी को हमने जूल नाम दिया हुआ है। तो जूल तो सभी टिक कर देंगे, बट अगर जूल ऑप्शन में नहीं है तो न्यूटन मीटर ऑप्शन में आपको दिखेगा, क्योंकि यूनिट जो है वो फॉर्मूले से बनती हैं। फोर्स इसका मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। होप ये चीज़ भी आपकी यहाँ से हो गई होगी क्लियर। हम समझते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखो आपको ना अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हमें निकालते आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। देखो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स की बात करें अगर, तो फोर्स का भी जैसे अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं भी याद है तो फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला, मास तो मतलब m1 हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? lt-1, और नीचे एक और टाइम मतलब lt-2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप पिछले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उसके वीडियोस को देख लीजिएगा। lt-2 ये तो हो गया अपना कुल मिलाकर के फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ, तो ये लेंथ पे 1 जा रहा है, बस अब इसको जोड़ के लिख देना है। मास तो एक ही रह गया, लेंथ देखो एक यहाँ थी एक यहाँ थी, लेंथ कितनी हो गई? 2, और t कितना हो गया? -2। तो ये वर्क डन का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, हमने यूनिट की बात करी तो एक CGS यूनिट भी होती है। कभी मान लो हमसे वो वाली यूनिट पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे हम? तो भैया CGS यूनिट जो है वो होती है अर्ग। क्या होती है? अर्ग। 1 जूल जो है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 1 जूल किसके कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे आपका शायद जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज ये बॉक्स यहाँ पे रखा था जिसका मास था कुछ भी मान लो 5 kg। इसको हमने यहाँ तक खिसकाया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया सपोज 10 मीटर से। कितना? 10 मीटर। यहाँ एक फोर्स लग रहा था जो कि इस डायरेक्शन में था, जो कि था आपका न्यूटन, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें लाइन ऑफ एक्शन से, इसका एंगल जो था 60 डिग्री, ठीक। तो अब हमें निकालना है वर्क डन। तो सबसे पहले तो इस फोर्स को जो है हमें 2 कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। एक कंपोनेंट तो इसका इधर आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा? 10 cos, जहां एंगल बनता है वो cos, 10 cos 60, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 sin 60। तो अब इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स करवा रहा है? ये वाला। क्या ये इसमें काम आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन हम निकालते हैं, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना है? 10 cos 60, और एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे करना है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, विच इज इक्वल टू 10। तो 10, अब cos 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/2 होती है, और यहाँ पे 10 हो गया है, तो 2 5 जा 10, और 10 5 जा 50। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50 जूल। होप आज इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था वर्क डन का पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप देख लो। वर्क डन जो है, देखो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या होता है? cos थीटा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा बन गया। अब थोड़ा सा वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 वेक्टर्स हैं सपोज, उनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तब तो बनता है AB cos थीटा, और वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर के साइन होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं AB sin थीटा। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो और cos थीटा भी आ रहा है, तो क्या ये फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आपको ये सारे नोट्स आपको अच्छे से बना लेने हैं, एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगी, ठीक है।
तो हम इस तरीके से, अच्छा एक चीज और आप याद रखो, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो क्योंकि ये तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। ये नोट्स जो हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप चाहे एमपी टेट की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, एमपी पुलिस की बात करें, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इसके नोट्स आप जरूर खुद से बनाइएगा, एकदम की पॉइंट्स में, ठीक है। साफ सुथरे और सुंदर नोट्स आपके बनने चाहिए, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो आप 10 मिनट में पूरा टॉपिक निपटा दो, और वो भी ढंग से। तो इस तरीके से हमने ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन को। द वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल आपको पता है क्योंकि आपने निकालना सीख लिया, इसीलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, जो कि हमें बिल्कुल से याद हो चुकी है। तो किए गए कार्य को विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन के परिमाण के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। आप लोगों को जानते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हिंदी में बात करें तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो कितने टाइप्स का होता है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कौन कौन से भाई? पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, और जीरो वर्क भी होता है। हिंदी में बोलें तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य वर्क डन। बहुत ही सिंपल है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। हम समझेंगे इसको। ये बॉक्स था, सपोज इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये इधर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, जहां फोर्स अप्लाई कर रहे हो उधर ही इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस टाइप का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है आपका, ठीक है, जब दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में। रीजन क्या है? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो जाता है? एफ एस। अब दूसरा केस, ये बॉक्स पे सपोज फोर्स लगा रहे थे हम इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया इधर, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है वो इधर आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। फोर्स इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, यानी 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस और थीटा की जगह 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है? -1, तो ये माइनस एफ एस हो जाता है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, ऑपोजिट होंगी, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। होप आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स और साइंस आपका क्लियर हो सके। अब हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो पॉजिटिव वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एकदम क्लियर हो चुका है हमें। जब दोनों ऑपोजिट होंगे तो नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन इट इज कॉल्ड द जीरो वर्क, ठीक है। हिंदी में बात करें तो बल और विस्थापन दोनों अगर एक ही दिशा में है तो सकारात्मक कार्य है, बल विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है तो नकारात्मक कार्य है, और जब विस्थापन ही नहीं है तो शून्य वर्क डन है, मतलब जीरो वर्क डन है, ठीक है। अब इस जीरो वर्क डन को हम और समझते हैं, होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखो ये बॉक्स रखा हुआ था, इस पे हम फोर्स लगा रहे थे लेट से 10 न्यूटन का, बट ये सफिशिएंट नहीं था 10 न्यूटन। ये बॉक्स यहाँ से खिसका भी नहीं है, जहाँ का तहाँ एज इट इज पड़ा हुआ है, तो इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। जब हम वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही मान लो सपोज ये बॉक्स जो है यहां से हम ऊपर लेके गए और ऊपर से वापस नीचे लेके आए, और वापस हमने क्या किया? यहीं रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना हुआ? 0 हुआ, तो वर्क डन अभी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा केस, मान लो फोर्स लगना है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यानी 90 डिग्री, तब भी जो है वर्क डन क्या होगा?
एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता है 0। इसीलिए जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा 0। होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तीनों टाइप्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट कीजिएगा और इसको भी आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक चीज की नेगेटिव वर्क डन कब होता है, ऐसा तो होता नहीं हम फोर्स इधर लगाएं और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो, है ना। तो जब गाड़ी का टायर घूमता है, जब गाड़ी का टायर हम रोड पर चलाते हैं तो देखो फ्रिक्शन क्या करता है, इसके मोशन को ऑपोज करता है, मतलब इसके मूवमेंट को रोकना चाहता है। तो ये टायर बढ़ता है आगे की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट तो गाड़ी की कहाँ हो रही है आगे, बट फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे की तरफ, क्योंकि वो तो इसको रोकना चाहता है। इट इज अ ऑपोजिट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन, ये इसके मूवमेंट को रोकना चाहता है। दोनों की डायरेक्शन अलग होती है। अगर हम फ्रिक्शन के द्वारा इस सीन में वर्कडन की बात करें तो वो नेगेटिव वर्कडन आएगा। फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्कडन करता है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुंह से रह गया, एक्सटर्नल फोर्स F था जो कि अपन 10 न्यूटन ले लेते हैं, 10 न्यूटन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, हमने सपोज ये बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या हुआ कि इसको हमने 5 मीटर डिस्प्लेस किया, यानी एक फोर्स लगाया और उससे ये 5 मीटर क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितना है अब की बार हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स जो हमने इस पे अप्लाई किया था वो था अपने पास 10 न्यूटन का, है ना। और जब इस तरीके से बताएंगे तो हमें फोर्स जो है वो सीधा इसी डायरेक्शन में लेना है, अपोजिट नहीं लेना। अगर एंगल होगा तो वो बता देगा, ठीक। तो 10 न्यूटन का फोर्स था, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, तो वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल फोर्स ने कितना किया और फिर फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना किया। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन निकालते हैं। क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या कर सकते हैं सीधा इसको एफ एस भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो फोर्स यहां था 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 का, तो आपका जो आंसर आएगा वर्कडन कितना आएगा 50 जूल, क्योंकि जूल इसकी क्या होती है यूनिट। अब सेकेंड केस, फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो देखो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, वो इसके मोशन को अपोज करना चाहता है, वो इसके मोशन को क्या करना चाहता है ऑपोज करना चाहता है। तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, फ्रिक्शन, है ना। पहले तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू म्यू एन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और म्यू क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहां से हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं भाई, म्यू की वैल्यू 0.1, और ये एन जो है ये नॉर्मल होता है। क्या होता है ये नॉर्मल फोर्स, कैसे निकलता है, तो मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो एक सरफेस जो है वो इस बॉक्स पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि इस पे इसके वेट की वजह से जो फोर्स होता है mg उसके बराबर होता है। यानी ये जो नॉर्मल फोर्स है ये mg के बराबर है, तो इसको हम सिंपली mg लिख लेते हैं। और g की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, तो हम इसकी वैल्यू 10 लेंगे, अदरवाइज 9.8 होता है, सभी को मालूम है। यहाँ पे अपन g की वैल्यू 10 ही ले लेंगे, ठीक है। एक ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो 0.1 इंटू मास कितना है इसका 10, और ग्रेविटी कितनी है 10, तो 10 10 से 100, 100 इंटू 0.1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, यानी फोर्स कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 10 न्यूटन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो आया 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, और यहाँ पे आप देखो दोनों के बीच में डायरेक्शन एंगल कितना बनेगा, दोनों अपोजिट है, फोर्स इधर लग रहा है 180 से और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी 180 डिग्री का एंगल है। हम उसको इतना नहीं भी लिखें तो हम सीधा जानते हैं वर्क डन जब दो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो हमने नेगेटिव लगा दिया, यानी नेगेटिव का 50 जूल वर्क डन जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। देखो इफ फोर्स इज गिवन बाय वेक्टर एफ, यानी फोर्स का वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप,
ये वेक्टर्स का साइन होता है। ये जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड होते हैं, जो कि आपके प्लेन में आप प्लेन की इक्वेशन देखते हो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्चुअल में वेक्टर्स में उसी को आई जे के बोलते हैं। ये फोर्स हो गया। अब इतना फोर्स जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो फाइनल पोजीशन क्या था, उसमें से इनिशियल पोजीशन को हम कर देंगे माइनस, तो वहां हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो फाइनली ये था, तो 3 माइनस टू आई कैप प्लस 4 माइनस 1, ठीक है। तो 4 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 के कैप। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जो है वो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आई कैप, 4 माइनस 1 3 जे कैप, और 2 माइनस 0 2, यानी 2 के कैप। अब हम वर्क डन निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क डन जो है वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स का वेक्टर था 2 आई कैप 3 जे कैप एंड माइनस का 4 के कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि कितना है, आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस का 2 प्लस का 2 के कैप, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। देखो डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं करना होता, आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप और के कैप का के कैप। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 3 इंटू 3 क्या होगा, तो 3 3 हो जाएगा 9, और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस। देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई जब भी होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, दो अपोजिट साइन होते हैं तो आता है नेगेटिव, और दो सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वो आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस अपोजिट थे, तो 4 2 8। यहाँ पे देखो 9 और 2 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 जूल, यानी यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है आपके पास, 3 जूल। हो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। कुछ नहीं करना, हमें इन्हें वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लेंगे और बस वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो एग्जांपल है ये एनसीईआरटी 11th की बुक में दे रखा है। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। स्किडिंग मतलब स्किड किया। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। भाई स्किडिंग का मतलब है उसने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो जहां ब्रेक लगाए वहां तो गाड़ी रुक नहीं जाएगी, ठीक है। सपोज उसने साइकिल में यहाँ जो है यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई किए, तो अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेगी, स्किड करेगी साइकिल, और चलते हुए स्किड करते हुए ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ पे आके आपकी साइकिल रुक गई। प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड। रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना, 200 न्यूटन का रोड ने साइकिल पे। एक चीज ध्यान रखना, रोड ने साइकिल पे 200 का फोर्स लगाया, तो क्योंकि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो साइकिल ने भी जो है रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी उसकी। एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन, मतलब ये फोर्स जो लगाया रोड ने साइकिल पे, ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई किए तो नेगेटिव फोर्स ही होगा, है ना, वो उसको रोकना चाहेगा। यानी फोर्स जो ये था वो था पीछे की डायरेक्शन में, जबकि साइकिल जो है वो आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेकर के रुकी। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लगा दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 200 का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 2000 जूल का जो वर्क डन हो गया। सेकंड वाले केस में क्या बोला, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। देखो रोड ने साइकिल पे काम किया, सबने निकाल लिया कितना काम किया, क्योंकि साइकिल तो आगे बढ़ी थी, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो 200 न्यूटन का फोर्स जो है वो साइकिल भी लगाएगी रोड पे, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ रोड का, रोड तो जहां था वही है, साइकिल आगे बढ़ी थी तो उसमें वर्क डन हो गया। रोड तो जो यहां था वो तब भी वहीं रहेगा, यानी रोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो भले ही फोर्स था लेकिन इसका वर्क डन क्या होगा, फोर्स तो 200 का लगा दिया, पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहा ना, रोड कहीं नहीं गया, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। यानी रोड ने साइकिल पे काम किया है बट साइकिल ने रोड पे काम नहीं किया, वर्क डन आ गया जीरो। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आपको आज का वीडियो भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आए हैं,
तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहें और अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो और हमें भी उससे ढेर सारा मोटिवेशन मिले, ठीक है, ताकि इसी एनर्जी के साथ हम और भी वीडियोस आपके सामने लाते रहें। तो अगले वाले वीडियो में हम एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपके एग्जाम के पहले पहले ये 3 चैप्टर जो थे वो मैं तीनों कर दूंगा। एक हो चुका है, दूसरा आपका चालू है, ठीक है, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी होगी। इसका वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। देखो मैं फिर से बोलूंगा, आप अपने नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बनाइएगा, वो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।